नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑप्शन को यानी ए b² बराबर प्लस माइनस 4ac, ऑप्शन खो यानी बी b² बराबर 4ac, ऑप्शन सी यानी गो b² बराबर 4c, ऑप्शन घो यानी डी b² बराबर 4a। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें उत्तर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। b² बराबर 4ac, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन को यानी ए पूर्ण होगा, ऑप्शन बी भिन्न संख्या होगा, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन डी वास्तविक नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। वास्तविक मान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, इसलिए वास्तविक मान इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस और प्लस में मान इसका इकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, को 2 मात्रक यानी कि 2 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, आप जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछे कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 यूनिट होगी। अगला प्रश्न है कि 2 4 3 5 6 के माध्यिका है। दोस्तों, जब भी आपका इस आंकड़े को दिया रहे और पूछ दिया जाए माध्यिका, तो क्या करिए, आप सबसे छोटी संख्या लिखिएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सा है, 2, उसके बाद है 3, उसके बाद यानी कि छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की ओर सजा के लिखेंगे। 3 हो गया, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। दोस्तों, ये संख्या उलट पुलट भी रहता है ना, तो उससे छोटी संख्या फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद फिर उसका बड़ी, फिर उसका बड़ी लिख करके इसे सजा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, यानी कि इधर से जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा लगाएंगे, या इधर से एक संख्या काटेंगे, या इधर से एक संख्या काटेंगे, या इधर से जो बीच में बच जाएगा वही आपका माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बचा, 4, तो ये आपका माध्यिका है। अगर आप बोलिएगा सर 2 गो बच जाएगा तो 2 गो बच जाएगा ना, तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जो संख्या आएगा उसे 2 से भाग दे देंगे। अगर 2 संख्या बचेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अगर एक ही संख्या बच गया, जैसे इसमें 4 बचा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आपका 4 माध्यिका होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यह वृत्त है, और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होगा। वृत्त में आप देखते हैं इस तरह से व्यास होता है, और यहाँ पे केंद्र होता है, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या होता है। तो वृत्त का बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, तो x और 0 हो जाएगा। x अक्ष के निर्देशांक पूछे तो x और 0 होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2 sin 58 बटे cos 32। तो देखिए 2 sin, इसको साइन को क्या करेंगे, साइन, ठीक है, इसमें 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, जो कि 58 आ जाएगा, यानी कि
32 घटा देंगे, कितना घटाएंगे 32 डिग्री घटा देंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक, और नीचे में क्या है cos 32। तो जब इस तरह का सूत्र है तो इस यहाँ पे थीटा यानी कि इस पे जो भी संख्या आता है इसको लेकर के उतर जाता है और यह क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा 2 cos 32 डिग्री बटे कितना हो जाएगा cos 32 डिग्री। तो ये पूरा कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। 2 कहाँ है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, 2 बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी घटनाओं की प्रतियोगिता का योग होगा, किसी घटना की प्रतियोगिता का योग होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 होगा। क्या होगा 1। अगला प्रश्न है एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है तो कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को सही है। एक चर में रैखिक समीकरण यानी कि 2x प्लस यहाँ 3 बराबर 0, ये हो गया रैखिक समीकरण। और एक चर है इसमें क्या सिर्फ x है, y तो नहीं है, z तो नहीं है, सिर्फ x है और इसका पावर क्या है 1 है। अगर इस पर 2 रहता तो 2 घात समीकरण हो जाता, लेकिन पावर 1 है तो ये रैखिक समीकरण कहला जाएगा। अगला प्रश्न है यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस √2 को गुना में तो भगम चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 30 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कि निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज़्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा गिनती में आए। तो देखिए तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है, हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। और 5 से 10 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। 10 से 15 कितना बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये जो कि 5 बार आ रहा है 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 .. n बराबर है। तो दोस्तों यह लगातार संख्याओं का योग है। तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 13 + 19 दो संख्या है तो बटे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है 2 गो, तो 2 को नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 32/2। तो कितना बार में कट जाएगा 16 दूना 32 यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा,
जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 बार है। और 5 कितना बार है, 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है। लेकिन 2 कितना बार है, 3 बार है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है। तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5 3 8 4 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है, 3, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है, 4, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है, इसमें से डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, 2 4 5, 5 संख्या है, तो यहाँ भी 2 4 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये भी माध्यिका है। कह रहा है कि 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है। और है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से एक इधर से। और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया, 7/2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बच गया कितना, 1। यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। और बच गया आपका कितना, 1। तो दशमलव बैठा दिए, दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5। यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है, 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे। 4 3 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आंकड़ा 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका, 30, 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 5। तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका, 25। तो आपका यही आ गया 25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है, 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है। कह रहा है 24 15 22 13 19 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, मेरा 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है। इससे और छोटी है, नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 21, 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका, 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 गया, कितना बच गया, 21। ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी बिल्कुल सही है, 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में क्या होगा, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120,
क्योंकि 110 है, फिर 120, 130, यानी कि 120 हो जाएगा। इसका बीच में यही आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, 120। ऑप्शन नंबर डी 120 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है कि 13013 का बहुलक होगा। तो साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 अधिक बार है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 बहुलक हो जाएगा। कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, आप सभी समझते हैं कि एक समकोण हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका कि यह कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर क्या होता है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है आपका, लंब। क्या होता है, लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और इधर का क्या होता है, कर्ण। इधर का क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं, H से। और नीचे क्या होता है, आधार, इसे क्या कहेंगे, B से सूचित करते हैं। तो देखिए, सवाल में कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग कर लिए। और क्या कहता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर यानी कि बराबर दे दिया। और जो शेष बचा, क्या बचा आपका, P बचा और B बचा, यानी कि लंब बचा और आधार बचा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि B का स्क्वायर। तो अब देखिए, दोनों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों भुजा के योगफल के बराबर होता है कर्ण। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पाइथागोरस प्रमेय ने बताया। सवाल था आपका, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस प्रमेय ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाला बहुपद कैसे होता है, देखिए, x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि दोस्तों इस तरह से होता है, न कुछ तो सब पे पावर 1 ही रहता है। तो आप समझ गए कि वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अगर दोस्तों इस तरह दिया रहता एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, तो इस पे जितना पावर आएगा वह कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर इस पे 3 रहता तो क्या कहलाता, त्रिघात बहुपद। चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, जैसा कि आपका x प्लस 3x बराबर 0 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह का आपका न कुछ पावर 1 रहता है। अगर इस पे 1 है तो ये हो गया, अगर इस पे 2 रहता, सॉरी दोस्तों, ये अगर इस पे 2 रहता तो द्विघात बहुपद होता। अगर कुछ पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। और अगर 3 घात रहता है तो त्रिघात कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे 4 है, 6 है, फिर 8 है, तो इसमें अंतर कितना होता है, जो कि आप लोग d बराबर निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर होता है। जो अंतर बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, सार्व अंतर। तो आप सभी याद रखिएगा कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका 1। ऐसा सूत्र ही होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इस थीटा के जगह पे जो भी आएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 35 आ गया, 35 डिग्री, तो यहाँ भी 35 डिग्री आ जाएगा, तो आपका 1 ही होगा। इस जगह थीटा के जगह पे कितना भी रहेगा, दोनों समान रहेगा, तो उसका मान 1 ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, कह रहा है, बहुपद
4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, यानी कि क्या निकालते हैं उसका, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या होता है, c/a। तो c कितना आपका 1 है, 1 हो जाएगा, और a कितना है आपका 4, तो 1/4। 1/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का HCF होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का HCF होता है हमेशा 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैसा कि ले लेते हैं आप 4 और 3, तो 3 से भाग दीजिएगा 4 में, 3 से भाग दीजिएगा 4 में, तो कितना लगेगा इसमें, 3 से भाग दीजिएगा 4 में तो एक बार में, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, फिर 1 से दीजिएगा 3 में भाग, 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में। तो आपका इधर 1 ही बच रहा है, यानी कि 1 ही होगा। आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 12, 13 भी लीजिएगा तो आपका HCF 1 ही आएगा। यानी कि क्रमागत कराए, दो क्रमागत यानी कि लगातार संख्या लीजिएगा, उसका HCF निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी संख्या लीजिएगा लेकिन लगातार लीजिएगा तो उसका HCF 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पाई रेडियन बराबर होता है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ये वृत्त हो गया और कह रहा है कि इस पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर स्पर्श, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि किसी वृत्त पर बाह्य एक बिंदु से, यानी कि एक बाह्य बिंदु पूछ देगा, क्या पूछ देगा, एक बाह्य बिंदु, इस तरह से आपको पूछ देगा बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको कैसे बनाए, देखिए दोस्तों पहले समझ लीजिए। जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हम बिंदु यहाँ पे एक रख लिए और इससे कहता है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो एक रेखा ये खींच दिए और एक रेखा ये खींच दिए, तो कितनी खींचा जाएगा, 2 ही खींचा जाएगा। जब यहाँ पर रहेगा एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका अनेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए आंकड़े 105 का माध्य होगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पद की संख्या। तो जोड़ देंगे 1 + 0 + 5 बटे 3 संख्या है तो नीचे 3 देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6/3, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 2, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 0.6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि P/Q होता है। तो देखिए जब किसी संख्या पर से रेकरिंग को हटाया जाता है तो क्या होता है, उतना ही नीचे 9 आता है। तो मेरे पास जो प्रश्न है, प्रश्न पे एक ही संख्या पर एक रेकरिंग है, तो यानी कि 6 पर रेकरिंग है और इस रेकरिंग को हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए तो इस तरह का आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कटा सकते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ गया 2/3। 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे और ही प्रश्न है, आप आगे समझिए। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.45 पर क्या है, रेकरिंग है के बराबर है। तो 0.45 पर रेकरिंग के बराबर है, तो आपका ऑप्शन इधर दिया गया है। तो देखिए इस ऑप्शन में से सही कौन सा होगा आपको बनाना है। तो देखिए जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या
क्या करेंगे, उतना ही 9 नीचे लिखेंगे। तो कितना संख्या पे रेकरिंग है, रेकरिंग है 2 संख्या पे, तो यानी कि ऊपर में हम 45 लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 पचे 45 और 11×99 11 बार में, यानी कि आपका आ गया 5/11। 5/11 देखिए जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है, 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 × 9 आएगा नीचे, अगर 3 संख्या पे रेकरिंग है तो 3 9 आएगा, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 आएगा और वह संख्या ऊपर में टोटल में से घट जाएगा। तो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 5/11। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न आप देख रहे हैं 0.4 और 7 पे रेकरिंग है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टोटल उतारेंगे। तो रेकरिंग कितना है, 7 पे है, तो यानी कि 1 9 होगा और 1 क्या हो जाएगा, जिस पे नहीं है उसका 0 हो जाएगा, और जिस पे नहीं है वह क्या होगा, माइनस हो जाएगा 4 इसमें। तो देखिए इस तरह का बनाएंगे, जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे, और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसे माइनस भी टोटल संख्या में करेंगे। तो देखिए आप देख रहे हैं कि 4 7 पे पावर यानी कि रेकरिंग था, तो रेकरिंग 7 पे था तो 1 9 लिख दिए, और 1 4 पे रेकरिंग नहीं था तो क्या कर दिए, 0 लिख दिए, और उसी को फिर माइनस कर दिए टोटल संख्या में। तो 47 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, 7 घटेगा तो। अब देखिए उसमें अब 90, तो ये कटेगा नहीं, तो 43/90 आपका आंसर जो हो जाएगा 43/90। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए 47 है, 47 पे रेकरिंग हमको 7 पे दिया था, तो उसका जिस पे रेकरिंग है उतना 9 बैठेगा नीचे, तो 9 बैठा दिया। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे और घटा देंगे उसमें, तो 4 घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपका इधर, यानी कि 43/90। 43/90 ऑप्शन नंबर ए था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए। प्रश्न कराए संख्या 0.2 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल सोचना नहीं, जैसे अभी तक बनाए वैसे बनाएंगे। तो किस पे रेकरिंग, जैसे एक संख्या हमको दिया है, इस लिख लेते हैं एक बार इधर, 32 पे नहीं तो 2 पे रेकरिंग है, तो जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, यानी कि हम टोटल संख्या उतार लेंगे। 32 लिख लिए, और चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 0.32 पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग है, तो हम यहाँ पे टोटल संख्या लिखेंगे 3 2। रेकरिंग कितना संख्या पे है, 1 संख्या पे, तो 9 उतरेगा, और कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, 1 संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 0 आएगा, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है वो क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसमें से। तो अब आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा 29, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 90। 29 90 कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 29/90। समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए टोटल संख्या मेरे पास 32 था, 32 में से 2 पे रेकरिंग है, तो यानी कि 1 संख्या पे रेकरिंग है, तो 1 9 नीचे में हो गया, 1 9 नीचे में हो गया। उसके बाद 1 संख्या पे नहीं है, तो 1 संख्या के बदले 0 हो जाएगा, और जिस संख्या पर नहीं है उसे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे ऊपर में। तो अब हम 32 में 3 घटा कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा, और नीचे 90, तो 29/90 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जानते हैं जो कि रूट के अंदर रह जाए उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से बाहर हो जाएगा उसे
परिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि जैसे एक लिखे हैं तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे न कुछ तो एक छुपा रहता है। कोई भी पूर्णांक संख्या जो है वह परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर जो है 36 है, 36 का बाहर हो जाएगा 6, और रूट के नीचे है इसका बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये मेरा बाहर नहीं कुछ आने वाला है, तो इसको अभी हटा लेते हैं। यहाँ भी देखिए -9 है ऊपर में, नीचे में भी आपका 7 आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आएगा, 3/9 आ जाएगा, यानी कि 3 और 81 का 9 आ जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है √3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए हम सभी जानबे करते हैं कि पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब क्या परिमेय संख्या पूछा गया है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और यहाँ मेरा क्या जाएगा? परिमेय संख्या, यानी कि 4 निकल जाएगा 16 का, और 5 25 का क्या निकल जाएगा? 5, और यहाँ भी निकल जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि रूट कितना है? 16/25 है। तो 16 का मान 4 निकल जाएगा, और 25 का मान 5 निकल जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका √4 है, तो √4 का मान कितना निकल जाएगा? इसका 2 निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। और ये अपरिमेय, ये भी परिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और बाकी बाद इधर सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाहर हो जाएगा 2, और ये तो 3 है, ये है नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, और ये तो परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आप लोग सभी जानते हैं, P/Q। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मतलब √10 गुना √15 बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे आप तोड़ दीजिए, यानी कि इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा। अब 15 को तोड़, क्योंकि इसमें एक जैसा क्यों लिखे? दोनों रूट एक ही जैसा है, इसलिए हम लिख दिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे? गुना 3 गुना 5, तो यह 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 छुपा रहता है, तो हम 2 को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे जोड़ा लगा करके, एक ये 5 और एक ये 5, तो ये दोनों बाहर हो जाएगा। तो 5 बाहर हो गया। अब रूट अंदर क्या आ जाएगा? 3, यानी कि ये 3 और 2, तो 3 दूना 6, तो 5√6, 5√6। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5√6 हो जाएगा इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका 2। ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़े और उत्तर दीजिए। क्या रहा है? आंकड़े 7, 0, 4, 13 का माध्य क्या होगा? तो माध्य बराबर जानते हैं आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो देखिए सबको कुल योग मतलब सब संख्या को जोड़ देंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे, तो 13 7 कितना हो गया? 13 7 20, और 24, और 24 + 0 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि टोटल कुल संख्या आ गया 24, और संख्या कितना है? 1 2 3 4 संख्या है, तो जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या क्या को है? 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या लिख दिया और ऊपर का सभी को जोड़ दिया, 24 हो गया। तो ये कर देगा 6 चौंगे 24, यानी कि 6 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। माध्य कितना आ जाएगा इसका? 6। कि 0.5 बार या रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? तो देखिए किसी भी संख्या पर रेकरिंग यानी कि ये बार या रेकरिंग दिया रहता है, तो जितना संख्या पे रेकरिंग दिया रहता है उतना संख्या 9 बैठता है नीचे। तो हम क्या करेंगे? रेकरिंग को हटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/9। ये रेकरिंग हटाने के बाद अगर 2 संख्या पे रहता तो 2 × 9 होता, और जितना संख्या पे नहीं रहेगा उतना 0 बैठाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ साधारण सवाल है,
तो रेकरिंग जब हम हटा दिए तो 3/9, रेकरिंग हटा तो नीचे 9, अब इसको कटा दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 1/3, 1/3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए प्रश्न का उत्तर। 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? 1/3। कैसे हुआ? इसको रेकरिंग को हटाएं तो 3/9 हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है 3 + √2, 3 + 2√3 है, 3 + 2√3 है, तो इस क्या है? 3 + 2√3 है, क्या है ये? परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, यह भिन्न संख्या है, यह पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, यह तो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ क्या जुट रहा है? 2√3, जो कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह से भी दे दे 2 + 2√5, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर आपको दोस्तों इस तरह दिया जाए कि 2 + 2√4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 2 + 2 और इसका 2 निकल जाएगा, 4 दूना 8, 6 कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, 2 10 हो जाएगा आपका, यानी कि नीचे 1 छुपा रहता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस रूट से बाहर निकलने वाला संख्या नहीं हो, तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहुपद x² + 5x - 6 का घात है। तो आप सभी जान रहे हैं कि जितना घात रहेगा, जितना इस पे पहले वाला पद पर जितना पावर रहेगा, उतना वह बहुपद का घात कहलाएगा। तो कितना है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। समझ गए? तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बहुपद x² + 5x - 6 का घात है, कितना है? 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो देख रहे हैं आप आपके सामने ऑप्शन है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी जानते हैं कि ax² + bx + c = 0। तो कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए AP का nवां पद है, AP का nवां पद है जब पहला पद A और सार्वभौमांतर D हो। तो दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है? यहाँ पे AP का nवां पद पूछ रहा है, AP का nवां पद पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं nवां पद? तो इसका सूत्र होता है A + n - 1 × D। तो यही तो सूत्र होता है। तो कहाँ है आपका ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका पहला पद दिया हुआ है और डी दिया गया है। तो हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां यहाँ से निकालेंगे, n का मान। समझ गए आप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए था। अब देखिए प्रश्न है सभी वृत्त है, सभी वृत्त है, वृत्त देखिए ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्त है। सभी वृत्त क्या है? समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक समान है। देखिए सार्वभौम अलग होता है, समरूप मतलब एक तरह का, उसका आकार जो है एक समान मिल रहा है, इसलिए समरूप हो जाएगा। क्योंकि गोल 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 सब है, ऐसा तो वर्गाकार तो नहीं ना है, वर्गाकार तो नहीं ना, आयताकार तो नहीं ना, वर्गाकार तो नहीं ना। तो समझ गए? तो समरूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी वृत्त क्या है? समरूप है। सार्वभौम कब होगा? जब एक ही जैसा कि मान लीजिए ये वाला है, जैसे ये वृत्त है और एक वृत्त एकदम सेम टू सेम इसके उसके ऊपर ही चढ़ा के लेंगे, ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
इसके एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, तब सर्वांग सम हो जाएगा। तो चलिए आप समझ गए कि सभी वृत्त क्या है, समरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अब प्रश्न है आपका, यदि 3 cot A बराबर 4 तो साइन A का मान होगा। तो दोस्तों आप सभी एक याद रखिएगा, जब भी आपको मतलब इस तरह का प्रश्न में आए त्रिकोणमिति में, तो इसको ट्रिपलेट नंबर कहा जाता है। 3 4, जब 3 4 है तो 5 आएगा ही आएगा। प्रश्न है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो साइन A का मान होगा। तो दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए। प्रश्न दिया गया है कि 3 cot A बराबर 4 तो साइन A का मान क्या होगा। तो देखिए जब हम दोस्तों इसको cot इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, cot A बराबर, तो यहाँ 4 पहले से है और ये गुणम है तो क्या चल जाएगा भागा में, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 बटे हो जाएगा आपका 3। तो इसका cot का सूत्र क्या होता है, b बटे p। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 और p कितना हो जाएगा 3। तो याद रखिए दोस्तों, अब इसका h जो होगा आपका 5 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है। जब आपको 3 4 कहीं मिले, 3 और 4 मिले तो 5 होगा। आप निकालिएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। निकालने में आपको समय जितना देर में निकालिएगा उतना देर में आप 2 प्रश्न बना लीजिएगा। जब भी आपको कहीं पर मिले त्रिकोणमिति में 3 4, तो समझिए कितना आएगा 5 आ जाएगा। अगर आपको 5 4 मिले तो समझिए 3 आएगा। याद रखिएगा 3 4 मिले तो 5 आएगा h, और 5 4 मिले तो 3 आएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है। तो 3 4 5 याद रखिएगा, 3 4 5। अब हमको निकालना है साइन A। क्या निकालना है, साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का मान क्या होता है, P बटे H। तो H मेरे पास कितना था, H कितना था, H मेरे पास हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम जो निकाले थे अभी B का मान कितना निकाले थे 4, B का मान निकाले थे 4, और P का मान निकाले थे कितना, P का मान ये 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा इसका 3। तो H कितना है हो जाएगा मेरा यहाँ पे, H कितना हो जाएगा 5, H कितना हो जाएगा 5। जब 3 4 रहता है तो H 5 होता है। तो देखिए 3 मेरा हो जाएगा ये, और नीचे 5 हो जाएगा, यानी कि 3 बटे 5। 3 बटे 5 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 बटे 5 ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप समझ गए होंगे बढ़िया से। याद रखिए जब आपका ट्रिपलेट नंबर 3 4 है तो 5 आएगा। समझ गए बात को। ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 3 4 और 5। इसी पे बना दीजिए, क्योंकि आपको निकालना नहीं पड़ेगा। उसे आप नहीं समझिए तो एक बार पीछे करके समझ लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है आपका, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में। याद रखिए 2 समरूप है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका फार्मूला लगा के निकालिएगा तो उतना देर में आप 2 प्रश्न बना लीजिएगा। तो सीधा याद रखिए इसमें कि देखिए, और इसमें प्रश्न तो दूसरा आएगा नहीं, प्रश्न पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा। तो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 है ना, तो इसको क्या करिए वर्ग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2:3 का वर्ग करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ याद रखिए, जब प्रश्न में आपको पूछे 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, और क्या पूछे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को वर्ग कर दीजिएगा, 4:9 हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाँ अब देखिए इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछे कि प्रश्न में 2 वृत्तों की परिधियां, 2 वृत्तों की परिधियां कितना है 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको दो वृत्तों की परिधि दिया रहे
और उनकी त्रिज्या पूछे तो सेम टू सेम वही लिख दीजिए, यानी कि 2:3 है तो 2:3 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए आप सभी जानते हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है कितना होता है? 2πr होता है। 2πr होता है, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो चलिए ये 1 हो गया। दूसरा मान लेते हैं 2πr2। तो देखिए ये कटिए गया तो R1 R2 आपका सेम तो मिल तो रहा है, 2:3 था, इधर सेम मिल रहा है क्योंकि 2 गो वृत्त है। तो ये मेरा एक वृत्त का हो गया, कितना दे दिया है? 2। और दूसरा वृत्त का कितना दे दिया है? 3। 2 वृत्त का है तो दोनों को हम बैठा देते हैं, ये कट गया तो मेरे पास 2 है और 3 बचा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 1/2। 1/2 कैसे होगा? क्योंकि देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है? 1/√2। तो स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो कितना? 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र है, आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर इस जगह थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, ए रहे, बी रहे, या 35 रहे, या 40 रहे, और प्लस सेम कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए रहे, बी, यानी कि जो अगर 35 इधर है, इधर भी 35 है, इधर 40 है, इधर भी 40 है, इधर थीटा है तो इधर भी थीटा है, तो बराबर हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। थीटा के जगह पे कुछ भी रख दे, जैसे कि मान रख देंगे हम 2, तो इधर भी 2 रख देंगे, इधर रख देंगे बी तो यहाँ भी बी रहेगा, तो हमेशा मान क्या होगा? इसका 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पे कुछ भी आ जाए दोनों तरफ तो हमेशा 1 ही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की और इस प्रश्न का उत्तर था आपका सी। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप सभी जानवे करते होंगे कि क्या करते हैं, शुरू से यानी कि छोटा वाला संख्या को क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या को लिखेंगे, छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या है? 3। तो चलिए 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है? 3 के बाद 4 है, नहीं है, तो सॉरी फिर से लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या कितना है? 3, तो 3 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या क्या है? 4 नहीं है तो 5 है, तो 5 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या कितना है? 6 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या कितना है? 7 लिख दिए। 7 से बड़ी संख्या कितना है? 8 लिख दिए। 8 से बड़ी संख्या 9 है, 9 लिख दिए। 9 से कितना है? 10 लिख दिए। 10 से बड़ी संख्या कितना? 11 नहीं है तो 12 लिख दिए। क्या गो था? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। अब क्या करेंगे? इस तरह सजा के लिखने के बाद इधर से एक संख्या काटेंगे, इधर से एक संख्या काटेंगे, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या। अगर दोस्तों मेरे पास अगर बीच में एक संख्या जो बचता तो वही माध्यिका होता, लेकिन यहाँ पे मेरा 2 गो बच गया। क्या क्या बच गया? 7 + 8 बच गया। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा? 7 × 14 = 15, 15/2, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 अब 0.5 आ जाएगा। 7 मतलब 15 में भाग दीजिएगा 7.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? √अंडर क्या है? 64/36। तो इसका आप 8 निकाल दीजिएगा और इसका 6 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका भी आपका कितना निकल जाएगा? 9 निकल जाएगा, 9 × 81 निकल जाएगा। इसका तो नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा
7 और नीचे तो 9 है, ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वो परिमेय संख्या कौन होगा जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और बाकी इधर सब परिमेय संख्या है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए पूछा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए ये आपका -7x बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है और ये भी बहुपद है। ये आपका बहुपद ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक जो है कि रूट में है, रूट में है, इसका गुणांक रूट में है। यानी कि इसका क्या, अगर रूट को हटा देंगे तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है कि बहुपद नहीं होता है। तो आप समझ गए कि बहुपद क्या है। इसी तरह से आपको प्रश्न देगा, अगर यह प्रश्न ऐसा आएगा तो समझिए कि √3 जो x के बगल में इसका x का जो गुणांक होगा वो गुणांक है ही नहीं, रूट के अंदर है, तो कहाँ से बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर प्रश्न आपका आ गया, अभी तुरंत बताएं, जहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान पूछा गया है। तो साइन थीटा का मान, जो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H। तो P का मान कितना हो गया 3 और H का मान कितना हो जाएगा 5। तो अभी तुरंत बताए थे दोस्तों, जब इस तरह से रहे 3 रहे 5 रहे तो 4 आएगा, 4 3 रहे तो 5 आएगा, 5 3 रहे तो 4 आएगा और 5 4 रहे तो 3 आएगा। तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे बी कितना निकल जाएगा, क्योंकि 5 3 तो है, 5 3 तो है तो 4 आ जाएगा बी। अब पूछा क्या है हमको कॉस थीटा। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है आपका B/H। कॉस क्या होता है B/H। तो H कितना हो जाएगा आपका, H तो 5 है तो 5 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा B 4। तो 4/5 कहाँ है, 4/5 कहाँ है, 4/5 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4/5। समझ गए दोस्तों। देखिए इसमें कुछ नहीं याद रखना है, 3 4 रहे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये ट्रिपलेट है। जहाँ 3 4 रहे तो 5 आएगा, जहाँ 5 4 रहे तो वहाँ 3 आएगा और जहाँ 3 5 रहे तो वहाँ 4 आएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है, याद रखिए 3 4 5। तो हम जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है P/H। तो P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया 5, H का मान 5 हो गया तो B का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 है 4 हो जाएगा। B का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम कोस का सूत्र क्या जानते हैं, कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र होता है आपका B/H। तो B/H, तो H का मान कितना है 5 और B कितना हो गया आपका 4, तो 4/5। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4/5 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद की शून्यांक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्विघात बहुपद का शून्यांक की संख्या होती है 2, याद रखिएगा 2 होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यह भी एक सूत्र है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका सूत्र है, सभी को जानता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक। प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑप्शन रहेगा वहां पे, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा वर्ग, फिर त्रिज्या, कुछ वर्ग त्रिज्या व्यास, इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या भराएगा, वर्ग भराएगा। याद रखिए क्या भराएगा, वर्ग, याद रखिएगा वर्ग भराएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि माध्य क्या होगा, इसका के माध्य है। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा 5 4 9 1 10।
10 2 12 3 15, 15 और क्या संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, यानी कि 3 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा 3। इसका माध्य कितना होगा 3 हो जाएगा। आप लोग भी समझ गए होंगे माध्य क्या करते हैं, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या से भाग दे देते हैं। तो कुल आंकड़ों का योग कर दिए, जोड़ दिए और नीचे में कुल संख्या से भाग दे दिए। अगला आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर आ गया, 12 हो गया 13, ठीक है 13 13 13 देखिए यहाँ साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर सूट क्या है, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। इसको निकाल के बताना पड़ता है। 10 90 तो यहाँ पे क्या क्या मतलब क्या किया जाए, तो इसका यहाँ पे थीटा कुछ भी रख दो तो उसको ले थीटे होगा दोस्तों। तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट, यहाँ पलट जाता है, इसका हो जाएगा कोट थीटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श होती है। किस पर होती है एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श होता है, यहाँ एक बिंदु बढ़ाएगा यानी कि आंसर आएगा ए पी का सार्वअंतर धनात्मक ऋणात्मक यह शून्य हो सकते हैं। तो एपी का क्या हो सकता है, एपी का सार्वअंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सार्वअंतर यानी कि उसका डी बराबर निकालते हैं वो आपका माइनस में हो सकता है, और धनात्मक यानी कि 2 3 4 भी हो सकता है, या डी बराबर 0 भी आ सकता है सार्वअंतर। चलिए रैखिक समीकरण का आलेख होता है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है एक सरल रेखा, इसमें क्या भरा जाएगा एक सरल रेखा, एक सरल रेखा बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विवेतकर कहते हैं या विवेचक कहते हैं या विवेतकर कहते हैं। अगला प्रश्न है वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो उसको क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं, असंगत, असंगत कहते हैं। अगला प्रश्न है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना आप जानते थे और कितना नहीं जानते थे, कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।